हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अमानत हैरानी से रेयान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयान इतनी आसानी से उसे ठाकुर मेंशन जाने देने के लिए कैसे मान गया, लेकिन अब उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो खुद असमंजस में थी। ना वो रेयान के साथ रह पा रही थी और रेयान को छोड़कर जाने का ख्याल भी उसे एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था। उसने अपना जूस और ड्राई फ्रूट्स फिनिश किया और फिर वॉशरूम में चली गई। रेयान ने कुछ नहीं कहा, बस वो भी उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। जब अमानत वॉशरूम से बाहर आई तो वो अमानत को लेकर बाहर गार्डन में आया और दोनों ने काफी देर तक वॉक की। अमानत को रेयान एक ही बारी में ज्यादा वॉक नहीं करने देता था। पहले वो थोड़ी देर वॉक करती और फिर रेस्ट करती। वहीं दूसरी तरफ रेयान खुद भी सिर्फ वॉक नहीं कर रहा था, वो बाकी सब एक्सरसाइज भी कर रहा था। अपने कमरे की बालकनी में खड़ी तारा उन दोनों को देख रही थी और जब कभी अमानत थक जाती तो रेयान तुरंत अपनी एक्सरसाइज छोड़कर अमानत के पास आता और उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए उसे गहरी गहरी सांस लेने को बोलता। तभी निर्भय वहां पर आया और उन दोनों की तरफ देखने लगा। उसने तारा के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, क्या हुआ? क्या देख रही हो? तारा अमानत और रेयान की तरफ देखते हुए बोली, वो जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। निर्भय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, और मैं वो देख रहा हूं जो तुम देखने की कोशिश नहीं कर रही। तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। निर्भय हंसा और बोला, उनको एक मौका तो दो। तारा व्यंग्य से बोली, मौका दूं? उसे मेरे रेयान का दिल तोड़ते हुए देख रही हूं। उसने कैसे किसी और के बच्चे को भी इतनी आसानी से अपना लिया? उसे मैं जानती हूँ डैडी कि रेयान बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसका दिल ऐसा है कि किसी की भी गलती को माफ कर देता है, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। कोई भी उसे हर्ट करके चला जाता है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ना खुद को किसी को हर्ट करने देती हूँ और ना ही रेयान को करने दूंगी। रेयान का झुकाव मुझे अमानत की तरफ साफ नजर आ रहा है, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए। अगर किसी दिन अमानत की वजह से मेरा रेयान हर्ट हुआ ना, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। ये बोलकर तारा वहां से अंदर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद निर्भय एक बार फिर से अमानत और रेयान को देखने लगा। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि अमानत की वजह से रेयान हर्ट होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद अमानत ही है जो रेयान के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। जो तकलीफ वो बर्दाश्त कर रहा है, उसे सिर्फ अमानत ही दूर कर सकती है। ठाकुर मेंशन। अरनात और मीठी अपने कमरे में थी। अभी अभी अरनात ने मीठी को शावर दिलवाया था। उसने बड़े ही ध्यान से मीठी को शावर दिलवाया कि कहीं भी उसके स्टिचेस या फिर घाव पर पानी ना जाए। अब वो मीठी को लेकर ड्रेसिंग रूम में आया हुआ था और मीठी को कपड़े पहना रहा था। मीठी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर स्वीट? आप मुझे कौन से कपड़े पहना रहे हैं? ये कपड़े पहनकर मैं सबके सामने जाऊंगी क्या? आपने तो मुझसे कहा था ना कि अब मैं अपने रूम से बाहर निकल सकती हूँ, नीचे हॉल में भी जा सकती हूँ। तो ये कपड़े पहन के मैं कैसे बाहर जाऊंगी? ये बोलते हुए मीठी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, क्योंकि नारनाथ ने उसे एक मैक्सी ड्रेस पहना दी थी जो मीठी को काफी खुली हुई थी। मीठी को खुद पर हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ अरनाथ पर गुस्सा भी आ रहा था, तो इमोशंस थोड़े कंट्रोल थे। अरनाथ उसे देखकर मुस्कुराया और फिर पीछे की तरफ होकर बोला, परफेक्ट, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मीठी गुस्से से घूरते हुए बोली, ये ड्रेस मुझे परफेक्ट नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी टेंट में घूम रही हूँ। आपको पता भी है मिस्टर स्वीट कि ऐसी ड्रेस कौन पहनता है?
ऐसी ड्रेस तो प्रेग्नेंट लड़कियां पहनती हैं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ बीमार बीमार भी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी वीक हूँ। आप प्लीज मुझे ये कपड़े मत पहनाइए ना। मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं। अरनाथ उसके पास आया और बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें यही पहनाऊंगा। और अब मैं तुम्हारे बालों का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। मीठी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मुझे ड्रेस पहनाकर जोकर बना दिया, आप पक्का मेरा हेयर स्टाइल भी कोई जोकर वाला कर देंगे। नहीं, मुझे आपसे कोई हेयर स्टाइल नहीं करवाना। अरनाथ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और बोला, ऐसे कैसे? तुम्हें मुझसे हेयर स्टाइल नहीं बनवाना? मैं तो आज तुम्हारा अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर ही रहूंगा। ये बोलकर उसने मीठी को अपनी गोद में उठा लिया। मीठी ने उसके कंधों पर अपने हाथ कसे और बोली, एक तो आप मुझे अपने पैरों पर नहीं चलने देते। अगर मैं अपने पैरों पर नहीं चलूंगी, मिस्टर स्वीट, तो मैं कैसे ठीक होऊंगी? प्लीज मुझे अपनी गोद से नीचे उतारिए ना। आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? हरनाथ ने उसे मिरर के सामने लाकर अपनी गोद से नीचे उतारा और उसके गालों को खींचकर बोला, क्योंकि तुम ये बच्चों की तरह ट्रीट होना डिजर्व करती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। अब चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे अपना हेयर स्टाइल बनाने दो, वरना मैं सच में तुम्हारा हेयर स्टाइल किसी जोकर की तरह ही बना दूंगा। मीठी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और फिर मिरर के सामने बैठ गई। अरनाथ ने कॉम्ब लिया और उसका हेयर स्टाइल बनाने लगा। उसने मीठी के बालों को दो पोर्शन में डिवाइड किया और फिर उसकी दो चोटियां बनाने लगा। मीठी ने अपनी नजरें नीचे की तरफ झुकाई हुई थी। वो अपना चेहरा देख ही नहीं रही थी। उसने सोचा था कि जब अरनाथ उसका हेयर स्टाइल कर देगा तो वो अपने चेहरे की तरफ देखेगी। कुछ देर बाद अरनाथ मीठी के सिर पर हल्के से अपने हाथ रखकर बोला, देखो मैंने कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया तुम्हारा। मीठी ने नजरें उठाकर खुद को सामने मिरर में देखा तो उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। दो गुडी हुई चोटियों के साथ उसे मैक्सी ड्रेस में वो खुद को किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और अरनाथ से बोली, ये सब क्या है मिस्टर स्वीट? ये आपने क्या किया है मेरा हाल? ऐसा कौन करता है? ये हेयर स्टाइल है क्या? इसे हेयर स्टाइल नहीं कहते हैं, इसे बालों का कबाड़ा करना कहते हैं। आपने मुझे जोकर बना दिया है। सच में आप क्या चाहते हैं कि सब लोग मुझ पर हंसें? अरनाथ ने उसे कमर से थामा और फिर अपने करीब कर उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, तुम्हें पता है, इस वक्त तुम दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की लग रही हो। मुझे नहीं पता बाकियों को तुम कैसी लगोगी, लेकिन मुझे मेरी स्वीट इस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि मेरा मन कर रहा है उसे नीचे हॉल में ले जाने की बजाय मैं बस अपनी बाहों में समेट कर रख लूं, सबसे छुपा लूं, ताकि उसे किसी की नजर ना लग जाए। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि अगर बेशक से कभी तुम मेरे सामने भी नहीं हुई ना, तो तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद आ जाएगा। मुझे नहीं पता तुम दुनिया के लिए कैसी लग रही हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी मिसेस स्वीट लग रही हो। उसकी बातें सुनते हुए मीठी के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आने लगी। शर्म से उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी होने लगे थे। उसने जब अपना चेहरा झुका लिया तो अरनाथ समझ चुका था कि उसकी बातों से मीठी के दिल पर कितना इफेक्ट पड़ता है। अरनाथ कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा ये बताओ कि अब नाश्ता करने नीचे जाना है या फिर यूं ही शर्माते रहना है? मीठी ने अरनाथ के सीने पर हल्का सा हाथ मारा और बोली, आप सच में मुझे बहुत परेशान करते हैं मिस्टर स्वीट। देखना मैं भी आपको इतना ही परेशान करूंगी। अरनाथ एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, अगर ये परेशान तुम मुझे रोमांस करते वक्त करो तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मीठी की आंखें बड़ी हो गईं और एक बार फिर से उसकी नज़रें झुक गई। उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। अरनाथ उसकी हालत देखकर हंसा
और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, अब चलें। मीठी ने कुछ नहीं कहा, बस कम उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ा दिए। दोनों नीचे हॉल में आए और मीठी की नज़र मन्नत पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करवा रही थी। मीठी हैरानी से घर का माहौल देख रही थी। घर पर सिर्फ मन्नत और अर्जुन ही उसे दिखाई देते थे। इनके अलावा उसे फिलहाल घर में कोई और नज़र नहीं आया था, सिवाय सर्वेंट की टीम के। वो अरनाथ की तरफ देखते हुए बोली, आपसे एक बात पूछूं मिस्टर स्वीट? अरनाथ, जो उसे लेकर सीढ़ियां उतर रहा था, वो बोला, हाँ पूछो। मीठी नीचे की तरफ देखते हुए बोली, अब घर में सिर्फ 3 लोग रहते हो और सर्वेंट इतने सारे। आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं या फिर आपको अकेले रहना नहीं पसंद? उसकी बात सुनकर अरनाथ को हंसी आ गई। मीठी को भी अपना सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब तो वो पूछ चुकी थी। अरनाथ ने उसके गाल पर बड़े ही प्यार से अपना हाथ रखा और बोला, ये सारे सर्वेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता मॉम कोई काम करें। बस मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें और रेस्ट करें। और अब तुम हो यहाँ पर तो तुम्हारे लिए भी सेम फीलिंग। तुम कोई काम नहीं करोगी और सिर्फ मेरे साथ अपनी लाइफ एंजॉय करोगी। मीठी उसे एकटक देख रही थी। अरनाथ उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर आया तो मन्नत मीठी की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मीठी। मीठी ने भी उसे कहा, गुड मॉर्निंग आंटी जी। मीठी की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे आंटी मत कहना, पहली और आखिरी बार ही बता रही हूँ। मैं अरनाथ की मॉम हूँ तो तुम्हारी भी मॉम हूँ, और अब तुम मुझे मॉम, माँ, मम्मा कुछ भी बुला सकती हो, लेकिन आंटी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर मन्नत हंसी। मीठी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मन्नत ने मीठी को चेयर पर बिठाया और फिर उसे और अरनाथ को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। अरनाथ मन्नत से बोला, डैड कहाँ है मॉम? मन्नत मुस्कुराई और बोली, बस आने ही वाले होंगे, तुम दोनों ब्रेकफास्ट शुरू करो। मीठी तुरंत बोली, नहीं, पहले आप उन्हें आने दीजिए, सारी फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। मन्नत ने हैरानी से पूछा, क्यों, तुम्हें अभी भूख नहीं लगी क्या? मीठी फीका सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, भूख तो लगी है, लेकिन मैंने कभी ऐसे फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट नहीं किया। शायद किया भी हो तो मुझे याद नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पल मैंने कभी नहीं जिया। मैं पूरी फैमिली के साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ मॉम? उसकी बात सुनकर मन्नत की आंखों में नमी सी आ गई थी। उसने अरनाथ की तरफ देखा। अरनाथ के चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी थी। मन्नत ने बड़े ही प्यार से मीठी के सिर पर अपना हाथ फेरा और बोली, अब से तुम हर रोज अपनी फैमिली के साथ ही खाना खाओगी और अपनी मॉम के हाथों से ही बना खाना खाओगी। मीठी का चेहरा एक बार फिर से खिल गया। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मेंशन। अहान सोकर उठा तो सबसे पहले उसकी नज़र अपनी बगल में गई, लेकिन वहां पर जन्नत नहीं थी। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाई, लेकिन जन्नत उसे कमरे में कहीं नज़र नहीं आई। वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की तरफ आया और दरवाज़ा खोला तो जन्नत वॉशरूम के अंदर भी नहीं थी। वो हैरानी से बोला, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ गई? वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आया तो देखा जन्नत डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। अति और आरजू दोनों उसके साथ ही थी। जसन और तक्षक भी वहीं मौजूद थे और अक्सर भी प्याली के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। भले ही किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज भी अक्सर ने प्याली का हाथ पकड़ा हुआ था। प्याली को समझ नहीं आ रहा था कि वो अक्सर के अंदर से ये प्यार मोहब्बत वाला कीड़ा कैसे निकाले, लेकिन अब तो सच में हद हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अक्सर इतना ज़्यादा रोमांटिक होगा। वहीं अक्सर को उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। अहान तैयार होकर नीचे तो आ गया था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो डाइनिंग टेबल पर आकर उनके साथ ब्रेकफास्ट करेगा, इसलिए किसी ने उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा भी नहीं।
लेकिन अति और आरजू दोनों ही उम्मीद भरी नज़र से उसे देख रही थी। और जादू तब हुआ जब अहान खुद डाइनिंग टेबल के पास आया और आकर जन्नत के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। जन्नत को ऐसे लगा जैसे उसके साथ आकर कोई पटाखा बैठा हो जो किसी भी वक्त फूट सकता है। वो थोड़ा सा अपनी जगह पर कंजस्टेड होकर बैठ गई। अहान ने उसकी इस हरकत को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, आज ब्रेकफास्ट में क्या है? जस ने तुरंत बोला, वही जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है। अहान भी एटीट्यूड से बोला, मैंने आपसे नहीं पूछा एमडी। वैसे थैंक यू बताने के लिए। मैं तो भूल ही गया था कि मेरी भी आंखें लगी हुई हैं। तक्षक दादे और पोते में हो रही जंग को एंजॉय कर रहा था। सर्वेंट ने जल्दी से अहान की प्लेट में भी ब्रेकफास्ट सर्व किया, लेकिन अहान का अपना खाना फिनिश करने में ध्यान कम था और जन्नत की तरफ देखने में ज़्यादा था कि जन्नत ने क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया और किस तरह से खाया। जन्नत जिस तरह से छोटी सी छोटी बाइक टुकर टुकर करके खा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, कोई चिड़िया खा रही हो। उसे इस तरह से खाते देख अहान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा था, लेकिन उसने खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखा। ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ तो तक्षक और जश्न आपस में बातें करते हुए वहां से बाहर की तरफ चले गए। अक्सर प्याली की तरफ देखते हुए बोला, जरा रूम में आना, थोड़ा काम है तुमसे। प्याली ने उसे घूर कर देखा। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अक्सर को उससे क्या ही काम होगा। अक्सर तुरंत वहां से चला गया तो अब प्याली भी कुछ बोल नहीं पाई। अति और आरजू के सामने वो कैसे ही नीचे रह सकती थी, इसलिए वो भी अक्सर के पीछे पीछे रूम में चली गई। सबके जाने के बाद जन्नत अति और आरजू के पास आई और बोली, बेबी डॉल, स्नोफ्लेक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अहान जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसके कदम जन्नत की आवाज सुनकर ही रुक गए। अहान जो अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसके कदम जन्नत की आवाज सुनकर ही रुक गए। जन्नत अति और आरजू दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आज मुझे ठाकुर मैंशन जाना है, क्योंकि मेरी सारी बुक्स ठाकुर मैंशन ही है और आज मेरा कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, तो मैं पहले ठाकुर मैंशन जाऊंगी और फिर कॉलेज। क्या मैं यहाँ से गाड़ी ले जाऊं? मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर ड्राइवर मेरे साथ चलता तो। अति उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। लेकिन तभी अहान उस तरफ जाकर बिना उनकी तरफ देख कर बोला, कोई भी ड्राइवर फिलहाल फ्री नहीं है, सभी ड्राइवर काम पर लगे हुए हैं। अति और आरजू दोनों ने अहान को घूर कर देखा। ऐसा कौन सा शेखावत मैंशन में दिहाड़ी मजदूरी का काम चल रहा था जो सब काम पर लगे थे? शेखावत मैंशन में तकरीबन 5 ड्राइवर थे। अगर बिजी भी होते तो शायद 1-2 ड्राइवर होते, लेकिन सारे तो नहीं ना। पर जन्नत ने जैसे ही अहान की बात सुनी, उसे लगा शायद अहान नहीं चाहता कि वो शेखावत मैंशन की गाड़ी या फिर ड्राइवर का इस्तेमाल करे। इसलिए वो तुरंत बोली, कोई बात नहीं स्नोफ्लेक, मैं कैब करके चली जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अब मैं चलती हूँ। अति और आरजू दोनों ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा तो जन्नत अपना पर्स और फोन लेकर वहां से बाहर की तरफ आ गई। अहान जो पहले अपने रूम की तरफ जा रहा था, वो अपने माथे पर अपनी उंगली स्क्रैच करते हुए बोला, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी पहुंचना था, मैं भी चलता हूँ। ये बोलकर वो भी जन्नत के पीछे पीछे निकल गया। अति और आरजू दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अति और आरजू के एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि ये जो चमत्कार उनके सामने हो रहा है, उन्हें इस चमत्कार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अहान और इस तरह से बदल जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर उन्हें जन्नत का ख्याल आया और जन्नत का ख्याल आते ही दोनों के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। आरजू कुछ सोचते हुए बोली,
मेरा शक सही था बेबी डॉल। आपको पता है, जब मैंने जन्नत को अमानत की जगह पर मंडप में बिठाया तो मेरे दिल में सिर्फ एक यही डर था कि पता नहीं जन्नत और अहान दोनों कभी अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ने शुरुआत कर दी है। अब बस उन्हें मंजिल तक पहुंचना है। अति मुस्कुराई और बोली, तुम फिक्र मत करो, दोनों प्यार की मंजिल तक भी पहुंच कर रहेंगे। जन्नत बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी। वो हान को एक दिन अपना जरूर बनाएगी। अति की बातें सुनते हुए आरजू का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। अति तुरंत बोली, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? आरजू कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे जन्नत की मासूमियत की फिक्र हो रही है। अहान का गुस्सा तो आप जानते हैं ना, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। कहीं ऐसा ना हो जन्नत की मासूमियत उसके गुस्से का शिकार हो जाए। अति हंसी और बोली, तुमने अभी अभी देखा नहीं क्या कि कैसे जन्नत की मासूमियत को संभालने ही तो अहान गया है। अति की बात सुनकर अब आरजू को हैरानी हो रही थी। अति मुस्कुराते हुए बोली, जन्नत कैब में जाएगी और कैब में उसे किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसलिए तो अहान बाबू भागते भागते बाहर गए हैं। तुम समझी नहीं क्या? आरजू को अब जाकर समझ में आया कि आखिर अहान इतनी तेजी से भागा क्यों। अभी तक तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अहान उसका पीछा करेगा, लेकिन अब उसे समझ में आया कि अहान उसका पीछा नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ ही ठाकुर मैंशन भी जाएगा और फिर शायद उसे कॉलेज ड्रॉप करने भी। वो तुरंत बोली, मैं अभी मन्नत दीदी को कॉल करके आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत अपना फ़ोन लेने के लिए अपने रूम में चली गई। जन्नत और अहान के जाने के बाद जश्न और तक्षक भी कुछ देर बाद ऑफिस में चले गए थे, लेकिन अक्सर और प्याली अभी भी अपने कमरे में थे। अक्सर प्याली की तरफ देखते हुए बोला, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। प्याली ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, देखिए आप मुझे परेशान मत कीजिए, चुपचाप ऑफिस जाइए। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, मैं परेशान हो चुकी हूं इन हरकतों से। अक्सर उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोला, अच्छा, क्या हरकतें की है मैंने, जरा मुझे बताना। आखिर मुझे भी तो पता चले कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना परेशान हो गई। प्याली ने अब उसे अपनी तिरछी नजरों से देखा। वो अक्सर जितनी बेशर्म भी नहीं थी कि उसे अब बताने बैठे कि आखिर वो हरकतें क्या कर रहा है। उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके गाल खुद ब खुद लाल होने लगे। अक्सर अब उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचते हुए बोला, बताओ ना बटरकप, आखिर ऐसी क्या हरकतें की मैंने जो तुम इतना परेशान हो गई। अभी तो मैंने ढंग से परेशान किया भी नहीं, और सच बताऊं, मेरा इसलिए ऑफिस जाने का मन नहीं क्योंकि मेरा तुम्हें परेशान करने का मन है। उसकी बात सुनकर प्याली ने तुरंत नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। वो अक्सर की तरफ देखते हुए बोली, आप बोर नहीं होते हैं क्या? पहले तो मुझे लगा कि आप सिर्फ गुस्से में ही जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन अब तो लग रहा है कि आप ऐसी हरकतें भी इंसान बनकर नहीं करते। एक इंसान नॉर्मली सिर्फ थोड़ा सा रोमांस करता है, लेकिन आप रोमांस नहीं करते हैं। आप तो ना जाने क्या। बोलते बोलते प्याली चुप हो गई थी और उसका वो मुंह बनाना अक्सर को बहुत पसंद आया। अक्सर मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे तुम जानवर ही समझ लो, मैं भूखा शेर और तुम मेरा शिकार। शिकार शिकार खेलें। बोलकर जब अक्सर ने आई विंक की तो प्याली को एकदम से हिचकी आ गई। उसने तुरंत अक्षर को खुद से दूर किया और बोली, जाइए ऑफिस जाइए, जब ऑफिस से आ जाएंगे तब देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। अक्सर तुरंत बोला, क्या क्या मत बोलो, साफ साफ बताओ कि मुझे शिकार करने दोगी। प्याली का चेहरा अब और भी ज्यादा लाल होने लगा था। उसका तो यही मन कर रहा था कि अभी इस कमरे में एक गड्ढा खोदे और उसमें कूद जाए। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसका यूं अपने चेहरे पर हाथ रखना तो अब अक्सर के इरादों को और भी ज्यादा मजबूत करने लगा।
वो एक बार फिर से प्याली के करीब आया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। प्याली ने इस वक्त लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसका बैक डिज़ाइन काफ़ी डीप था, जिसकी वजह से उसकी पीठ इस वक्त खुली थी और उस पर चल रही अक्सर की उंगलियां उसे साफ महसूस हो रही थी। वो हल्की हल्की अक्सर की छुअन उसे मदहोश करने लगी और उसकी सांसें सूखने लगी। अक्सर एक बार फिर से बोला, बताओ ना मुझे, शिकार करने दोगी या नहीं? वैसे तो मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बताओ ना। प्याली ने हल्का सा अपना चेहरा घुमाया और शिकायती अंदाज में बोली, मत कीजिए ना परेशान मिस्टर शेखावत। क्यों परेशान करने पर तुले हैं आप? जान लेनी है क्या आपको मेरी? अभी वो बोल रही थी कि अक्सर ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से देखने लगा। प्याली को समझ में नहीं आया कि आखिर अब अक्सर को हुआ क्या। कभी तो गुस्से से बिल्कुल रोमांटिक मूड में चला जाता है और कभी रोमांटिक से बिल्कुल गुस्से वाले मूड में। अक्सर थोड़े गुस्से से बोला, अगर तुम्हें मेरे करीब आना इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे करीब। लेकिन फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जान लेने का कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि तुम्हारी जान अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। रहना है ना तुम्हें मुझसे दूर, तो जाओ रहो मुझसे दूर, मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। ये बोलकर अक्सर तुरंत वहां से चला गया और प्याली बस उसे जाते देखती रह गई। प्याली ने तो सिर्फ मजाक किया था, लेकिन अक्सर तो सच में उससे नाराज हो गया। हालांकि वो अक्सर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब अक्सर खुद उससे नाराज होकर उससे दूर चला गया, तो उसे बेचैनी सी महसूस होने लगी। वो जल्दी से भागते भागते उसके पीछे आई, लेकिन तब तक अक्सर शेखावत मैंशन के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। आरजू और अति वही हॉल में बैठी थी जब उन्होंने प्याली को भागते हुए बाहर दरवाजे की तरफ जाते देखा और फिर दरवाजे पर रुकते हुए उसके कदम देखे, तो उन्हें समझ में आ गया था कि प्याली से नाराज होकर अक्सर बाहर गया है और अब प्याली को उसे मनाने तक का मौका नहीं मिला। अति ने आरजू की तरफ देखा और फिर आरजू ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं उसे कोई आइडिया नहीं देने वाली। ये काम आपका है। आप ही इस घर में सबसे ज्यादा बोल्ड और रोमांटिक हैं, तो जाइए आप ही उसे कोई आइडिया दीजिए। अति ने अब उसे घूर कर देखा और बोली, सास हूं मैं तुम्हारी, सास के हुक्म को मना कर रही हो? आरजू ने मुंह बनाते हुए अति की तरफ देखा और फिर मजबूरन अपनी जगह से खड़ी होकर प्याली के पास आई, जिसका चेहरा मायूस था। वो प्याली की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, इतना मायूस क्यों हो? प्याली को समझ नहीं आया कि अब वो आरजू को क्या बताए, इसलिए वो चुप रह गई। प्याली को यूं चुप देखकर आरजू मुस्कुराई। एक वक्त पर आरजू का भी यही हाल था, जब अति उसे ना जाने क्या क्या बोल देती थी और आरजू चुप रह जाती थी। उसने प्याली का हाथ पकड़ा और उसे बाहर गार्डन की तरफ लेकर आई, ताकि अब उसे समझा सके कि उसे आगे करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन के गेट से जन्नत जैसे ही बाहर निकली, अहान ने गाड़ी उसके सामने लाकर रोक दी। जन्नत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर वहां से घूमकर दूसरी तरफ से निकलने लगी। अहान ने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ ली और एक बार फिर से जन्नत के सामने रोकी। जन्नत को अहान पर गुस्सा आने लगा। वो अहान की तरफ आई और विंडो पर नॉक करने लगी। अहान ने विंडो नीचे की और जन्नत गुस्से से देखते हुए बोली, आपको प्रॉब्लम है क्या कोई? आपके सामने पूरा रास्ता पड़ा है, वहां से नहीं जा सकते? आपको मेरे सामने अपनी ये गाड़ी लेकर आना जरूरी है क्या? प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए। मुझे कॉलेज जाना है और मैं पहले ही लेट चल रही हूँ। अब मुझे परेशान मत कीजिएगा। ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ घूमी और जैसे ही उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए, अहान की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और इस बार अहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठो। जन्नत की आंखें बड़ी हो गई। एक वक्त था जब वो अहान की गाड़ी में बैठने के लिए तरस जाती थी। जब उन दोनों की शादी नहीं हुई थी,
तो अहान कभी कभी घर आता और जन्नत को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए अहान को कहा जाता तो अहान बुरी तरह से चिढ़ जाता था। ये जन्नत के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन अब उसे वो ख्वाब भी गलती से नहीं देखना था जो वो खुद ही अपनी जिंदगी से हटा चुकी थी। वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। ये बोलकर वो एक बार फिर से वहां से जाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन अहान ने उसका रास्ता रोका हुआ था। वो किसी तरह अब दूसरी तरफ से जाने लगी तो अहान ने एक बार फिर से गाड़ी उसके सामने रोकी और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं? लगता है तुम भूल गई हो कि तुम बीवी हो मेरी। अहान शेखावत की बीवी सड़क पर यूं पैदल चले, ये अहान शेखावत की शान के खिलाफ है। चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो, वरना जबरदस्ती मुझे बहुत अच्छी तरह से करनी आती है। कहो तो करके दिखाऊं। जन्नत ने गुस्से से अपनी मुठियां कस ली। वो मुंह बनाते हुए जाकर अहान के साथ वाली सीट पर बैठी और अहान उसकी तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी में बैठ तो गई हो, लेकिन गाड़ी में बैठने के कुछ रूल्स भी होते हैं। अब वो भी मुझे ही तुम्हें सिखाने पड़ेंगे क्या? जन्नत हैरानी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अहान कहना क्या चाहता है। वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपको ना ही कुछ सिखाना है और ना ही आपसे कुछ सीखना है। आपको गाड़ी चलानी है तो चलाइए, वरना मैं गाड़ी से उतरूं। ये बोलकर उसने गाड़ी की विंडो को दोबारा हाथ लगा दिया था, लेकिन वो विंडो खोलती उससे पहले ही अहान उस पर झुका। जन्नत की सांसें जैसे हलक में अटक गईं। सांस ऊपर की तरफ ही रुक गई थी, सीना नीचे भी नहीं हो रहा था कि कहीं अहान को छू ना जाए। पर वो कितनी ही देर अपनी सांस रोक कर रखती। अहान ने उसकी कमर के पास अपना हाथ लगाया और फिर सीट बेल्ट को बंद किया तो जन्नत ने अपनी सांस छोड़ी, पर उसका दिल अभी भी धक धक कर रहा था। वहीं उसकी गर्म सांसें जैसे ही अहान को अपने चेहरे पर महसूस हुई तो अहान ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसे देखा। जन्नत ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया, पर उसके चेहरे से एक्सप्रेशन भी बता रहे थे कि इस वक्त वो अपने दिल ही दिल में किस एहसास के साथ लड़ रही है। अहान चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए पीछे की तरफ हटा और बोला, चाहे जितना मर्जी मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन ही सब कुछ बताते हैं। जन्नत ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, ओह रियली, मेरे एक्सप्रेशंस आप कभी समझ ही नहीं सकते और मुझे समझाने भी नहीं है। आप गाड़ी ड्राइव कीजिए। अहान चिढ़कर बोला, ड्राइवर नहीं हूं तुम्हारा जो इस तरह से ऑर्डर दे रही हो। जन्नत ने सार्कास्टिक वे में उसे देखा और बोली, तो ठीक है, जब ड्राइवर हो ही नहीं तो मुझे गाड़ी में भी क्यों बैठा रखा है? मैं किसी ड्राइवर के साथ ही चली जाऊंगी। ये बोलकर वो गाड़ी से उतरने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही अहान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत ने मुंह बनाते हुए उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप गाड़ी की सीट से लगकर बैठ गई, लेकिन अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने अपना हाथ म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ाया। उसी वक्त अहान भी अपना हाथ म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ाया तो जन्नत ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अहान ने गुस्से से देखा और फिर उसने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब ना ही जन्नत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ना ही अहान ने। जन्नत अहान की तरफ देख भी नहीं रही थी और अहान बार बार तिरछी नज़रों से जन्नत की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी ठाकुर मैंसन के पार्किंग एरिया में रुकी तो जन्नत ने एक नज़र अहान को हैरानी से देखा, लेकिन जैसे ही अहान ने उसकी तरफ देखा, जन्नत ने तुरंत अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। वो तुरंत गाड़ी से उतरी और ठाकुर मैंसन के अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही वो मैंसन के अंदर आई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सामने अंदर हॉल की तरफ ही अमानत और रेयान खड़े थे और उनके सामने अरनात और मीठी। मन्नत और अर्जुन भी वहीं पर खड़े थे। अपने ही घर में आते हुए जन्नत को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी, लेकिन जैसे ही मन्नत और अर्जुन दोनों ने दरवाजे पर खड़ी मन्नत की तरफ देखा तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई।
उनकी मुस्कुराहट देखकर अरनात ने भी दरवाजे की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र जन्नत पर गई, वो तुरंत तेज कदमों से जन्नत के पास आया और जन्नत को अपने गले से लगा लिया। जन्नत की आंखों में नमी सी तैर गई। कितना डर था उसे कि कहीं अरनात उससे नाराज ना हो, लेकिन अरनात ने जिस तरह से उसे अपने गले से लगाया था, उसका हर डर दूर हो गया था। अरनात उसे अपने सीने से लगाकर बोला, कैसा है मेरा बच्चा? जन्नत अपनी आंखों का पानी रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, मैं ठीक हूँ भाई। उसकी रोती हुई सी आवाज़ सुनकर अरनात ने तुरंत उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसे गौर से देखने लगा। कितना खिला खिला सा चेहरा होता था जन्नत का, लेकिन अब एकदम से मुरझाया हुआ था। वहीं रेयान का दिल भी जोरों से धड़कने लगा था और अमानत के चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा झलक रहा था। मीठी हैरानी से अरनात और जन्नत को देख रही थी। अभी अभी अरनात ने उसे अमानत और रेयान से इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने अमानत को अपनी बहन कहा था, लेकिन अब उसे जन्नत का समझ नहीं आ रहा था कि जन्नत और अरनात का क्या रिश्ता है। पर जब जन्नत ने अरनात को भाई कहा, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल गई। मन्नत और अर्जुन भी जन्नत और अरनात की तरफ आए, तभी उनकी नज़र दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहे आहान पर गई। आहान को देखकर अर्जुन और अरनात दोनों का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वहीं मन्नत के कदम नहीं रुके। वो जन्नत के पास आई और उसे अपने सीने से लगा लिया। इतने दिनों बाद जन्नत मन्नत से अच्छे से मिल रही थी। हालांकि रिसेप्शन पार्टी में वो दोनों मिले थे, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में आहान की वजह से वो मन्नत से ढंग से मिल ही नहीं पाई। बस थोड़ा बहुत हेलो हाय हुआ था। मन्नत को देखकर जन्नत का दिल ऐसा कर रहा था कि थोड़ी देर यहीं रुक जाए, लेकिन आज उसका कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी था। वो मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा मुझे अपनी बुक्स लेनी थी। मन्नत ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, बस अपनी बुक्स लेने आई है, वैसे नहीं आ सकती। जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसी बात नहीं है मम्मा, वो बस मैं जल्दी में थी और मुझे कॉलेज जाना था, तो पर मैं जल्दी ही आपसे वापस मिलने आऊंगी, तब आपके पास बहुत सारा वक्त रुकूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि अरनात उसे देखते हुए बोला, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जन्नत ने अमानत और रेयान को तो देख लिया था, लेकिन उसे चेयर पर बैठी हुई मीठी दिखाई ही नहीं दी। वो अरनात की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। आहान को वहां पर खड़े बहुत ही अजीब सा लग रहा था। पहले अर्जुन और अरनात के साथ उसकी बहुत नॉर्मल बातचीत होती थी। दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन अब उसे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऑफिस थोड़ा टाइम से पहुंचना है, प्लीज जन्नत थोड़ा जल्दी। जन्नत ने हैरानी से आहान की तरफ देखा। अगर उसे ऑफिस जाना है तो वो जा सकता है, उसने कब उसे मना किया? और वो तो वैसे भी कैब में जाने के लिए तैयार थी, पर अब वो सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए बस धीरे से बोली, बस 5 मिनट आहान। ये बोलकर उसने वापस अरनात की तरफ देखा। अरनात गुस्से से आहान की तरफ देखते हुए बोला, हर कोई बिजी होता है अपनी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली को टाइम ना दे। वो अलग बात है कि किसी को फैमिली की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती। आहान एटीट्यूड से बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, और मैं सबको सबके हिसाब से ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। और आहान शेखावत की इम्पोर्टेंस लेना हर किसी की औकात में नहीं है। आहान ने जो कहा वो यूं ही कहा, लेकिन वहां पर खड़े हर शख्स को ऐसा लग रहा था जैसे आहान जन्नत को ही सुना रहा हो। अरनात की गुस्से से मुट्ठियां कस रही थी। वहीं अर्जुन को भी आहान की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो थोड़े सख्त लहजे में बोला, ठाकुर की औकात क्या है और क्या नहीं, ये शेखावत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आहान जन्नत की तरफ देखते हुए बोला, जन्नत तुम्हें जो सामान लेना है जल्दी लो। ये बोलते हुए अब उसका लहजा थोड़ा नॉर्मल था।
वहीं अमानत रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है रेयान, प्लीज यहाँ से चलो। रेयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें ठाकुर मैंशन आना है, तो अब क्या हुआ? अमानत ने गुस्से से देखा और बोली, अब तुम सच में मुझे छोड़कर यहाँ चले जाओगे? रेयान ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलाने के लिए लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अमानत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, तो बस अब मुझे और यहाँ पर नहीं रुकना, अभी इसी वक्त मुझे अपने साथ लेकर चलो। रेयान उसे यूं चिढ़ते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराया। रेयान अमानत को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके इस बच्चों वाले बिहेवियर को भी। जन्नत ने जब अमानत की बात सुनी तो वो अरनात की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे किसी से मिलाना चाहते हैं भाई? मुझे जल्दी से मिलवा दीजिए ताकि मैं यहाँ से जाऊं। ये बोलते हुए जन्नत की आवाज़ थोड़ी मायूस थी। अरनात ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मीठी की तरफ लेकर जाने लगा। जन्नत ने जब अमानत के पीछे की तरफ बैठी मीठी को देखा तो उसे देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़े सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। मीठी चेयर से उठ नहीं सकती थी क्योंकि अभी वो काफ़ी वीक थी और अरनात ने उसे उठने से मना भी किया था। जन्नत बिल्कुल वहां आकर खड़ी हुई जहां पर अमानत खड़ी थी। अरनात ने जन्नत के चेहरे को अपने हाथों में थामा और फिर मीठी की तरफ देखते हुए बोला, ये तुम्हारी भाभी? जन्नत की आंखें हैरत में फैल गईं। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, भाभी? अरनात ने अपना सिर हाँ में हिलाया। जन्नत खुश होते हुए बोली, लेकिन ये कब हुआ? ये बोलते हुए जन्नत मीठी की तरफ बढ़ गई थी। वो चेहरे पर स्माइल लिए मीठी को देखते रही और फिर उसके गाल को छूकर देखा जैसे कहीं मीठी गायब तो नहीं हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप बहुत खूबसूरत हैं भाभी। मीठी मुस्कुराई और बोली, और तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी। उन दोनों को यूं बात करते देख अमानत ने अपना चेहरा घुमा लिया था। वो रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, तुम्हें जब आना हो आ जाना रेयान। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। मन्नत ने तुरंत उसे रोका, तुम अभी तो आई हो अमानत, कुछ देर तो हमारे साथ बिताओ ना, अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। अमानत चिढ़ते हुए बोली, मेरी ज़रूरत ही क्या है मोम, यहाँ पर बाकी सब हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर आना भी चाहिए। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। रियान ने एक नज़र मन्नत को देखकर अमानत को समझाने का इशारा किया और फिर उसके पीछे पीछे आया। जब अमानत अहान के पास से गुजरने लगी तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने एक नज़र उठाकर अहान की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ गई। वो बाहर आई और गाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन रेयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी तरफ घुमाया। अमानत का चेहरा गुस्से से लाल था। वह उसका हाथ थाम कर बोला, ये क्या है अमानत, तुम ऐसे क्यों नाराज हो रही हो? जैसे मीठी तुम्हारी भाभी है वैसे ही जन्नत की भी भाभी है ना। वो जैसे तुमसे बात करेगी वैसे ही जन्नत से भी तो करेंगे ना, और वैसे भी उन्होंने तुम्हारी भी तो तारीफ की ना। अमानत गुस्से से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जन्नत की तारीफ से जल रही हूं? रेयान तुरंत बोला, मैंने ऐसा कब कहा? अहान जो दरवाजे पर खड़ा था उसका ध्यान सामने जन्नत पर भी था और साथ ही साथ अमानत की भी बातें उसे सुनाई दे रही थी। जन्नत ने जब अमानत को रूठते हुए देखा तो वो अरनात की तरफ देखते हुए बोली, अब मैं चलती हूँ भाई, लेकिन मैं जल्दी ही आऊँगी। आप सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन अपनी भाभी के लिए, जिनसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अब मैं अपनी बुक्स लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत ऊपर अपने रूम में गई और अपनी कुछ बुक्स लेकर वापस आई। अरनात का मन था जन्नत को रोकने का, लेकिन जन्नत जल्दी में थी और अहान के साथ आने की वजह से वो रुक भी नहीं पाती। जन्नत वापस सीढ़ियां उतर कर जब नीचे आई तो मीठी के पास आई और उसे देखते हुए बोली, आप मेरे भाई को बहुत खुश रखिएगा। मेरे भाई मुझसे भी ज़्यादा प्यारे हैं और उनका आपके लिए प्यार तो मैंने उनकी आंखों में ही देख लिया है। वो सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं।
अरनाथ ने तिरछी सी नजरों से जन्नत को देखा। वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी। जन्नत मीठी के चेहरे पर झुकी और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, मैं अपने भाई को किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन अब आपके साथ करूंगी। मीठी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा भाई तुमसे भी बहुत प्यार करता है। जन्नत ने अरनाथ की तरफ देखा। अर्जुन और मन्नत भी जन्नत और अरनाथ को देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें अमानत के लिए फिक्र हो रही थी। जन्नत अहान के पास आई और उसे देखते हुए बोली, चलें? अहान ने कुछ नहीं कहा। दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने गाड़ी का लॉक ओपन किया और ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ गई, जहां अब जन्नत थी ही नहीं। जन्नत को ढूंढते हुए उसने अपनी नजरें घुमाई तो देखा जन्नत अमानत और रेयान के पास खड़ी है। उसे वहां जाते देख अहान के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत उसके पीछे पीछे गया। रेयान अमानत को समझा रहा था। तभी जन्नत वहां पर आकर खड़ी हुई और रेयान की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज रेयान सर, क्या मैं अमानत दी से थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? रेयान ने जब जन्नत की आवाज़ सुनी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जन्नत की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देखा और तुरंत पीछे की तरफ हट गया। अमानत तुरंत बोली, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है रेयान। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ नहीं रुकना। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? रेयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ वो जन्नत को भी मना नहीं कर सकता था और दूसरी तरफ उसे अमानत की भी फिक्र हो रही थी कि कहीं गुस्से में अमानत जन्नत को कुछ बुरा भला ना बोल दे। जन्नत उन दोनों के बिल्कुल करीब आई और रेयान की तरफ देखते हुए बोली, बस कुछ देर। रेयान अब वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद जन्नत ने अमानत की तरफ देखा और बोली, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना अमानत दी। बस इतना कहना है कि जैसे आप अहान को प्यार करती हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। कम या आपसे ज़्यादा ये मुझे नहीं पता। प्यार को तोलना मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सच में बस उनसे प्यार करती हूँ। उनके बिना नहीं जी सकती। लेकिन फिर भी मैंने आप दोनों की शादी का सुनकर उनका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया था। मेरा यकीन कीजिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आप दोनों से दूर चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी हो गई। आप अहान से बात कर लीजिएगा। मुझे अहान के साथ नहीं रहना। मैं उन्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। मैं आप दोनों की जिंदगी से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपको जो भी फैसला लेना हो आप ले सकती हैं। अगर मैं हान से प्यार करती हूँ तो मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ दी। ये बोलकर वह अमानत के गले से लग गई और अगले ही पल उससे अलग होकर गाड़ी की तरफ भाग गई। जब वो गाड़ी की तरफ जा रही थी तो उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उससे भी ज्यादा तेज थे। वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी और अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया। अहान जन्नत की तरफ ही देख रहा था। तभी उसके कानों में अमानत की आवाज सुनाई दी, अहान। अमानत उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। अहान ने पलटकर अमानत की तरफ देखा। अमानत उसे देखते हुए बोली, अपनी बीवी से कह देना कि ना ही अब मुझे तुम चाहिए हो और ना ही उसका एहसान। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है या नहीं, वो तुम दोनों का डिसीजन है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। और वो करती होगी प्यार मुझसे, बेशक, लेकिन अब मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। ये बोलकर अमानत कुछ पल अहान को देखते रही और फिर वहां से रेयान की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। रेयान अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी। जन्नत को रोते हुए देखकर उसे कैसा फील हो रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। वहीं अहान अमानत की बातें सुनकर शॉक्ड था। अमानत की बातों से उसे इतना तो पता चल ही गया था कि जन्नत अमानत से क्या बोलकर आई है। वो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर ठाकुर मैंसन से बाहर निकल गया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
साथ ही सीट पर बैठी हुई जन्नत सिसक कर रो रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि रोने की आवाज़ अहान को सुनाई ना दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। रेयान अमानत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ट्रेजर। वो तुमसे प्यार से बात करने आई थी, तो तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। अब जो होना था वो हो चुका है, कुछ बदला नहीं जा सकता। अमानत गुस्से से बोली, तो यही तो मैंने उससे कहा ना कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उसे क्या लगता है कि पहले उसने अहान को मुझसे छीना और अब अहान को मुझे वापस देकर महान बन जाएगी। मुझे उसकी महानता नहीं चाहिए। रेयान गुस्से से बोला, इसमें महान बनने जैसी बात कहाँ से आ गई? तुम जानती हो जन्नत कैसी है। वो हमेशा से ही सॉफ्ट हार्टेड रही है। उसे ना ही गुस्सा करना आता है और ना ही किसी से नाराज होना। वो हमेशा से ही एक दायरे में रही है। उसे बातों में ना ही उलझाना आता है और ना ही उलझना। उसके मुंह से जन्नत के लिए तारीफें सुनकर अमानत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से बोली, यू नो व्हाट रेयान, मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो हो जो मुझे समझोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें भी बस सिर्फ और सिर्फ उस जन्नत की पड़ी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर उस जन्नत ने सब पर जादू क्या कर रखा है कि सभी उसके दीवाने बने फिर रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या है उस जन्नत में कि किसी को मैं तो दिखाई नहीं देती, सबको बस वो जन्नत दिखाई देती है और सबको बस उस जन्नत की ही तारीफ करनी है। अब ना मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। ये बोलकर अमानत ने अपना चेहरा घुमा लिया। रियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। इस वक्त वो एक तकलीफ में था, गुस्से में भी था और फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत था। उसने जोर से अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारा तो उसके हाथ पर वहां पर लगा हुआ स्टेयरिंग व्हील लगा और वो दर्द से करहा उठा। उसके अंगूठे से खून बहने लगा। जैसे ही अमानत ने उसके दर्द से कराहने की आवाज सुनी, उसने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके अंगूठे से बहता हुआ खून देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत रेयान का हाथ अपने हाथ में थामा और बोली, ये क्या हुआ? ये क्या कर लिया तुमने? इतना खून बह रहा है तुम्हारे हाथ से। ओह गॉड, इसकी ड्रेसिंग करनी होगी। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? रेयान ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमानत ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गुस्से से घूरने लगी। अहान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जन्नत चुपचाप अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नीचे की तरफ गिर रहे थे। हालांकि वो कोशिश कर रही थी कि उसने रोने की आवाज अहान तक ना जाए, लेकिन अहान बिल्कुल उसके पास ही था और आवाज उसके पास ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। अहान ने एक दो बार नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जन्नत उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, जिसकी वजह से अहान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। अचानक ही गाड़ी रुकी तो जन्नत ने तुरंत नजरें उठाकर बाहर की तरफ देखा। वो गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर एकदम से रुक गई, क्योंकि गाड़ी उसके कॉलेज के बाहर आकर नहीं रुकी थी, बल्कि हाईवे पर ही एक साइड में रुकी हुई थी। उसने अहान की तरफ देखा तो अहान की नजरें उसके लाल आंखों पर गईं, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो तुरंत ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और गाड़ी का दरवाजा खोलकर जन्नत का हाथ पकड़कर उसे लगभग से खींचते हुए बाहर निकाला। जन्नत हैरान रह गई। अहान उसे देखते हुए बोला, क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलता है। तुम कुछ भी चाहोगी तो वो हो जाएगा। तुमने चाहा तो शादी हो गई और तुम चाहोगी तो ये शादी तोड़कर चली जाओगी। सामने वाले की ना ही कोई मर्जी मायने रखती है और ना ही सामने वाले की फीलिंग और सामने वाले का प्यार। जब मैं और अमानत एक दूसरे से शादी करना चाहते थे तो तुम हम दोनों के बीच आ गई और अब तुम महान बनने का ड्रामा कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बात किसी को समझ नहीं आएगी? जन्नत जो अब तक रो रो कर पागल हो चुकी थी, वो अब अहान की बातें सुनकर एकदम से चिढ़ गई। वो खींचते हुए बोली, मुझे किसी को अपनी महानता प्रूफ नहीं करनी है अहान। ना ही मुझे महान बनने की जरूरत है
और ना ही महान बनने की कोई ख्वाहिश। मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जो होना चाहिए। वैसे भी आप और अमानत दी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो फिर अब आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं जा रही हूं ना आपकी जिंदगी से, तो चुपचाप जाने दीजिए। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अहान गुस्से से बोला। ये डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती। जन्नत भी भड़कते हुए बोली। तो आप भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अहान चिढ़कर बोला। जबरदस्ती करने की शुरुआत तुमने की है, मैंने नहीं। वो शादी जबरदस्ती तुमने की। क्या कहा था तुमने उस वक्त सबके सामने मंडप में, कि तुम मुझे अपना पति मान चुकी हो? तो फिर अब क्या हुआ? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? साबित क्या करना चाहती हो सबके सामने कि तुम मुझ पर और अमानत पर एहसान कर रही हो? जन्नत व्यंग्य से मुस्कुराई और बोली। प्यार कोई एहसान नहीं होता हान। अगर मैं आप दोनों के बीच आई हूं तो वो शायद मेरी गलती है। उस वक्त हालात ऐसे थे, लेकिन अब मेरा आप दोनों की जिंदगी से जाना मेरा आप दोनों पर एहसान तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, मुझे आपको कुछ नहीं समझाना। मुझे कॉलेज जाने में देरी हो रही है। यहाँ तक मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। आगे मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ये बोलकर जन्नत वहां से जाने लगी। अगले ही पल अहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। जन्नत सीधा उसके सीने से आ लगी। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गईं। अहान ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया और बोला। मुझे नहीं पता तुम्हारी पास्ट लाइफ में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं। अगर होगा भी तो उसके साथ भी यही सब ड्रामा करती होगी। कभी उसके साथ रह लिया तो कभी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे ड्रामे नहीं होते हैं जन्नत। अगर मुझे पता होता कि उस वक्त मंडप में तुम मेरे साथ बैठी हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कभी नहीं करता। लेकिन वो शादी हुई और उसके बाद वो शादी मुझे माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी स्नोफ्लेक को हर्ट नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि अब ये शादी टूट सकती है। रहना तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, और उनमें तुम्हें छोड़ना लिस्ट में टॉप पर है। अमानत से मैं प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब शायद वो मेरी किस्मत में नहीं, और तुम्हें मैं ना अपनी किस्मत में आने दूंगा और ना ही अपनी जिंदगी में। अब तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। ये बोलकर अहान कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। जन्नत भी एकटक उसे देख रही थी। कुछ पल बाद उसने अहान पर से अपनी नजरें हटाई और वहां से रोड की तरफ बढ़ गई। अहान की बातों ने इस वक्त उसके दिल में तूफान मचा रखा था। उसका दिमाग कुछ और समझ ही नहीं पा रहा था। वहीं अहान भी गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए वहीं खड़ा था। जन्नत का ध्यान सिर्फ अहान की बातों पर था। वो सामने रोड की तरफ देख ही नहीं पाई और अचानक से जोर से हॉर्न बजा और जन्नत सड़क के किनारे पर गिरी। अहान उसके नीचे था और वो अहान के ऊपर। अहान ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में समेट रखा था। जन्नत का दिल धक सा रह गया। उसने अपनी आंखें डर की वजह से बंद कर ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सामने अहान का चेहरा था। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। वहीं अहान भी एकटक उसे देख रहा था। ना जाने क्यों जब उसने उस हॉर्न की आवाज सुनी तो तुरंत पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहां पर वो ट्रक जन्नत से टकराने ही वाला था। जन्नत को खो देने का ख्याल एकदम से उसके दिल में आया और वो तुरंत से जन्नत की तरफ भागा। जन्नत को अपनी बाहों में समेटते हुए वो सीधा रोड के किनारे गिरा। जन्नत ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें खोली और फिर अचानक से उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो गई तो अहान हैरान रह गया। वो तुरंत पलटा और जन्नत अब सड़क पर नीचे की तरफ हो गई और अहान उसके ऊपर। अहान ने उसका चेहरा थपथपाया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? जन्नत, प्लीज अपनी आंखें खोलो। तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? प्लीज अपनी आंखें खोलो जन्नत। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक हो। जन्नत की आंखें बंद देखकर अहान लगातार उसके गाल को थपथपा रहा था, लेकिन जन्नत ने अपनी आंखें ही नहीं खोली। अहान ने जन्नत को तुरंत अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा।
उसने जन्नत को गाड़ी की बैक सीट पर अच्छे से लिटाया और फिर गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी। वो फार्म हाउस ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि वहां पर सिर्फ अहान अपनी पार्टी के लिए आता था। इसके अलावा कभी उसे फार्म हाउस में आने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। वो जन्नत को लेकर फार्म हाउस के अंदर आया और अपने रूम में लाकर उसे बेड पर लिटाया। वो जन्नत को शेखावत मैंशन में ले जाकर किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। सबसे पहले उसने डॉक्टर को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर शेखावत फार्म हाउस में आए तो उन्होंने जन्नत का चेकअप करना शुरू किया। ये वही डॉक्टर थे जिनके पास अहान जन्नत को पहले भी लेकर गया था। वो डॉक्टर जन्नत का चेकअप करने के बाद बोले, प्रॉब्लम वही है मिस्टर अहान, स्ट्रेस और सिर्फ स्ट्रेस। मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना स्ट्रेस ले भी कैसे सकता है जितना आपकी वाइफ ने लिया है। नॉर्मल हमने कई पेशेंट देखे हैं जो कई चीज़ों की इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन आपकी वाइफ के केस में वो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर ऐसा ही रहा तो शायद हो सकता है कि अपना मेंटल बैलेंस हमेशा के लिए खो दे, और अगर उनकी यही हालत रही तो वो दिन दूर नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अहान हैरान रह गया। वो हमेशा जन्नत को यही टोंट मारता था कि वो जानबूझकर टेंशन लेती है, खाना नहीं खाती ताकि वो बीमार हो और फिर सब लोग जन्नत का साथ दे और अहान को गलत समझे। लेकिन अब डॉक्टर की बात सुनते हुए उसे महसूस हो रहा था कि शायद वो खुद जन्नत को गलत समझ रहा है। डॉक्टर जन्नत की तरफ देखते हुए बोले, प्लीज मिस्टर अहान शेखावत, इनका ख्याल रखिएगा। इस वक्त इन्हें प्यार और केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप खुद समझदार हैं। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। उन्होंने जन्नत की कुछ दवाइयाँ टेबल पर रख दी थी। उनके जाने के बाद अहान कुछ पल यूं ही जन्नत को देखता रहा और फिर उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख दिए। इस वक्त उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में हो क्या रहा है। जो वो करना चाहता था वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। वो जन्नत के साथ रहना नहीं चाहता था, लेकिन जन्नत के साथ उसे रहना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ वो अमानत को अपनी जिंदगी में लाना चाहता था, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। गुस्से से उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, क्या जरूरत थी तुझे इसे इतना सब कुछ सुनाने की? ओह गॉड, ये आजकल मुझे हो क्या रहा है? ना जाने कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इसे मुझसे दूर रहना है और मुझे इससे दूर रहना है। तो अब ये दूरी ही हम दोनों के बीच का सॉल्यूशन है। अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। ये बोलते हुए उसने जन्नत की तरफ देखा और फिर एक पल रुक कर बोला, और तुम्हें अपने करीब मैं आने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए उसका लहजा और भी ज़्यादा सर्द हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ दूरी पर मनोज इस वक्त अपने आदमियों के साथ था। वो अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द प्याली अपने पास चाहिए। मैं तुम सब लोगों के साथ ही मुंबई चल रहा हूँ, लेकिन मैं उस लड़की से थोड़ा दूर रहूंगा और तुम्हें बस उस लड़की को उठाकर हमारे साथ वापस लेकर आना है। मुझे किसी भी हालत में वो लड़की मेरे घर में चाहिए। उसका आदमी तुरंत बोला, आप फिक्र मत कीजिए मालिक, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं भी चलना चाहते तो भी कोई बात नहीं, हम उस लड़की को आपके कदमों में लाकर रहेंगे। मनोज चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट लिए बोला, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। वैसे भी मुझे बेसब्री है उस लौंडिया से मिलने की, जिसकी वजह से मेरी पूरे गांव में इतनी थू थू हुई। आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी मनोज की तरफ आंख उठाकर देखने की, लेकिन उसकी वजह से लोगों ने मुझे नामर्द कहा, जो एक लौंडिया को नहीं संभाल पाया। तो अब मैं सबको बताऊंगा कि औरत जात को संभाला कैसे जाता है। ये बोलते हुए मनोज के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। रेयान की बातें सुनकर अमानत गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन अब उसके हाथ पर चोट लगी देखकर अमानत का गुस्सा एकदम से शांत हो चुका था। उसने रेयान का हाथ अपने हाथ में पकड़ा
और तुरंत मेडिकल बॉक्स में से कॉटन लेकर उसके हाथ से बहता हुआ खून साफ करने लगी। रेयान ने गाड़ी एक तरफ रोक दी थी। अमानत उसे देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? रेयान ने कुछ नहीं कहा। वो बिल्कुल चुप रहा। अमानत गुस्से से बोली, अब इतना ज्यादा नाराज हो मुझसे कि मुझसे बात भी नहीं करोगे? रेयान चिढ़कर बोला, मैं क्या बात करूं तुमसे अमानत? तुम कहाँ मुझे खुद से बात करने देती हो? बस अपनी ही बात करती हो और या फिर चेहरा ही घुमा लेती हो। मैं तुमसे बात करूं भी तो कैसे करूं? तुम्हें तो सिर्फ गुस्सा करना आता है। प्यार से तो तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अमानत की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते हुए देखकर रेयान को और भी ज्यादा बुरा लगने लगा। वो तुरंत बोला, अब रो क्यों रही हो? अमानत रोते हुए बोली, मैं बहुत बुरी हूं ना रेयान, बहुत गुस्सा करती हूं ना, पर मुझे मुझे पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है। अपने ही गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, पर लेकिन मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर रेयान हैरान हुआ। अब तक अमानत उस पर गुस्से के अलावा और कुछ कर ही नहीं रही थी, और अब प्रॉमिस कर रही थी कि वो सच में उस पर गुस्सा नहीं करेगी। वह मुस्कुराया और बोला, सच में मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी? अमानत ने अपना सिर ना में हिलाया और बोली, पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगी। रेयान मुस्कुराते हुए बोला, ओह गॉड, मुझे तो लगता है मेरी ट्रेजर दुनिया की सबसे अजूबा लड़की है, लेकिन ये भी बाकी लड़कियों की तरह निकली। जरा सा गुस्सा क्या दिखाया, अपना गुस्सा शांत कर लिया। मुझे तो लगा मेरी ट्रेजर सबसे अलग होगी, जो सामने वाले के गुस्सा करने पर और ज्यादा गुस्सा दिखाए। मेरी नकचढ़ी ट्रेजर। ये बोलते हुए रेयान ने अपने दूसरे हाथ से अमानत का नाक खींचा। अमानत उसे घूरते हुए बोली, मेरी नाक मत खींचो, लंबी हो जाएगी। रेयान फिर हंसा और बोला, ऐसे नाक खींचने से नाक लंबी हो जाती है क्या? अमानत ने अपना मुंह सिकोड़ा। रेयान ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं जन्नत की तारीफ नहीं कर रहा था ट्रेजर, सिर्फ तुमसे इतना कह रहा था कि अगर उसने तुमसे कुछ कहा है तो बस तुम उसकी बात सुनो। जरूरी नहीं हर बात का जवाब तुम गुस्से से दो। गुस्सा ना तुम्हारे लिए सही है, ना हमारे होने वाले बेबी के लिए। मुझे तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है, बाकी मेरे लिए और कोई चीज मैटर नहीं करती। रेयान की बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देखते ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ प्याली इस वक्त गाड़ी में बैठी थी। वह ड्रीम इंडस्ट्रीज जा रही थी, जहां पर अक्सर गुस्से में नाक मुंह फुलाकर बैठा था। आरजू ने ही उसे आइडिया दिया था कि अगर उसे अक्सर को मनाना है तो उसे अक्सर के ऑफिस जाना होगा और प्यार से उसे मनाना होगा। प्याली खुद से बोली, मेरा तो अभी से बुरा हाल हो रहा है मिस्टर शेखावत, पता नहीं जब आपके पास आऊंगी तो क्या ही हाल होगा। आप भी ना सच में बहुत अजीब हैं। कभी एकदम से प्यार लुटाने लगते हैं तो कभी बिना किसी बात के नाराज हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी ये नाराजगी मुझे बहुत बेचैन कर रही है, इसलिए मैं आपको मनाने आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई।